डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 14 के पाठ में पादपों के आर्थिक महत्व में रेशे उत्पादक पादप और इमारती काष्ठ वाले पादपों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में खाद्य पादपों की जानकारी प्राप्त कर ली थी, औषधीय पादपों की जानकारी प्राप्त कर ली थी, और अब तीसरा जो पॉइंट है वो आता है इमारती काष्ठ और रेशे संबंधित पादप। इमारती काष्ठ जिससे फर्नीचर बनता है, जैसे सागवान की लकड़ी है, सागवान का पादप पेड़ होता है, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, ठीक है, ये तो इमारती काष्ठ वाले हो गए। और रेशे जिनसे धागे बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, वो कपास है, जूट है, आदि और भी दिए गए हैं अपने सिलेबस में, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पाठ में जो प्रश्न होंगे वो वैज्ञानिक नामों से संबंधित होंगे, और जहाँ कुछ अलग से प्रश्न होते हैं वो आपको मैं पहले ही इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि ये इस प्रकार से इस पाठ में प्रश्न बनता है। तो हम चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में निर्माण संबंधित महत्व के पादप। निर्माण यानी कि जिसका काम कुछ बनाने में काम में होता है। निर्माण करना यानी कि बनाना, जैसे खिड़की दरवाजे बनाना, टेबल कुर्सी बनाना, ठीक है, घर के अंदर अपने फर्नीचर जो होता है, बेड वगैरह जो है, वो सारी चीजें बनती हैं, तो ये निर्माण में काम आते हैं। इसी प्रकार से रेसे जो है उनसे कपड़े बनते हैं। तो ये देखो यहाँ बता रहा है कि फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, ठीक है, ये सारे क्या है, लकड़ी से बनते हैं, जिसको इमारती काष्ठ कहते हैं। वस्त्र है, रस्सी है, झाड़ू है, गद्दे हैं, ठीक है, गद्दों के अंदर रुई भरी होती है, वो पौधे से प्राप्त होती है। वस्त्र भी अपने बनते हैं, रस्सियां बनती हैं, ठीक है, झाड़ू, ये झाड़ू है यहाँ पर। आदि के निर्माण में पादप के विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। रेशे और काष्ठ संबंधित कुछ पादप, उपयोगी पादप इस प्रकार हैं। पहले अपन बात करेंगे रेशे उत्पादक पौधों के। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ठीक वैसे ही आएगा जैसे हमने पहले पढ़ा है कि किन्हीं दो रेशे उत्पादक पादपों के नाम लिखिए। यह पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर इसमें आ जाएंगे। पहले बात करते हैं रेशे उत्पादक पौधे। देखो, रेशे जो है वो जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, और पौधों से प्राप्त होते हैं, परंतु यहाँ अपने सिलेबस में जो रेशों की बात हो रही है 10वीं क्लास के अंदर, आपके इस पाठ में, 14 के पाठ में, वो पादप रेशों की बात हो रही है। पूरे सिलेबस के अंदर, पूरी किताब के अंदर अपने पादप रेशे हैं, जंतु रेशे सिलेबस में नहीं है। तो पादप के विभिन्न भागों से, जैसे कुछ रेशे तने से प्राप्त होते हैं, कुछ पत्ती से होते हैं, कुछ बीज से होते हैं, ठीक है, आदि से मोटी भित्ति संरचना बनती है, जिससे वस्त्र, बोरे, रस्सियां, ठीक है, बोरे जो होते हैं ना, कट्टे जिसको कहते हैं, बोरे या कट्टे, अ, आदि बनाए जाते हैं। इन्हें रेशे कहते हैं, ठीक है। तो रेशे की परिभाषा होगी। कुछ रेशे उत्पादक पादप, अब कुछ रेशे उत्पादक पादप जो है कौन कौन से, वो इस प्रकार से हैं। तो हमने आप जहां बताया कि आपको दो नाम जरूर याद करने हैं, तो आप नाम याद कर लीजिएगा। जूट, जूट जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है जूट के पौधे का? कोरकोरस कैप्सुलेरिस, ठीक है, कोरकोरस कैप्सुलेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है। कौन से? जैसे गंवार का पौधा होता है ना, वैसे ही इसका पौधा, इसका तना होता है, इस तने में बिल्कुल पतले पतले रेशे होते हैं, तो जूट उससे प्राप्त होता है। और अगला है कपास। कपास जिसको कॉटन कहते हैं अंग्रेजी में, अपन कॉटन के कपड़े बनते हैं, ठीक है, या इसको रुई भी कहते हैं। ये रहा कपास का पौधा, ये सफेद आपको दिख रहा है, ये इसकी रुई, ठीक है, कॉटन बोल दीजिए या कपास बोल दीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम। और गोसिपियम इसका वंश है, और इसकी बहुत सारी जातियां हैं। तो यहाँ कोई एक जाति नहीं, अपने नाम नहीं लिखा, यहाँ जातियां लिख दिया आगे, ठीक है, इसकी बहुत सारी स्पीसीज है। तो गोसिपियम तो इसका वंश है, आगे स्पीसीज लगाए छोड़ दिया, एसपीपी, यानी कि स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज है। तो आप इतना ही लिख दीजिएगा, गोसिपियम स्पीसीज या गोसिपियम जातियां, इसका वैज्ञानिक नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? देखो, इसके अंदर बीच में यहाँ काले काले बीज होते हैं, ठीक है, इनके अंदर काले रंग के बीज होते हैं, जिसको अपन बिनोला भी कहते हैं। तो ये जो बीज होते हैं, इस बीज के बाहर एक आवरण होता है, उस आवरण की अतिवर्दियां होती है। अतिवर्दियां यानी कि रेशे बन जाते हैं सफेद सफेद, है ना, बीज के चारों तरफ। तो बीजावरण की अतिवर्दियां, अतिवर्दियां यानी कि बिल्कुल बारीक रेशे जो होते हैं, वर्दी कर लेते हैं ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या लिखोगे? रुई पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? बीजों की बाह्य आवरण की अतिवर्दियों से, ठीक। और ये मुख्य रूप से इसके अंदर होता क्या, इसमें सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है रुई के अंदर, कपास में। अगला है सनई, जिसको सन कहते हैं, या सनई, जिसके बोरे बनते हैं, या चारपाई भी बनती है, सन की चारपाई, या सन की, जिसको खाट भी कहते हैं, चारपाई को अपन। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोटोलेरिया जुन्शिया, ठीक है, क्रोटोलेरिया जुन्शिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और नेक्स्ट है नारियल। नारियल के रेशे जो, उसकी सबसे बाहर जो आवरण होता है उसकी, ठीक है, फल भित्ति जो सबसे बाहर, फल भित्ति तीन स्तर की होती है नारियल में। नारियल आपने देखा होगा, कच्चा नारियल देखते हैं अपन, हरा नारियल, तो उसका बाहरी आवरण चिकना होता है, वो सबसे बाहर का आवरण होता है। वो जब नारियल पकता है, तैयार होता है, तो वो झड़ जाता है, ठीक है, जो पतली लेयर होती है ना पपड़ी के रूप में, वो तो अलग हो जाती है। फिर मध्य जो फल भित्ति, उसमें रेशे होती हैं, उसमें क्या होते हैं? रेशे 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 धागे होते हैं। अपन नारियल जब इसको अपन
प्रसाद के रूप में भी हिंदू धर्म में इसको, नारियल को अच्छा फल माना गया है, तो इसका प्रयोग करते हैं। तो नारियल का जो मध्य फल भित्ति है, ठीक है, उससे रेशे बनते हैं। नारियल के कौन से भाग से बनते हैं? मध्य फल भित्ति से रेशे बनते हैं। और सबसे अंतः फल भित्ति जो होती है वो कठोर होती है, बिल्कुल मजबूत होती है, इसको अपन तोड़ करके निकालते हैं, किसी पत्थर से या किसी वस्तु से तोड़ करके उसको अलग करते हैं, वो अंतः फल भित्ति होती है। तो नारियल के रेशे कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? फल भित्ति से। कौन सी फल भित्ति से? मध्य फल भित्ति से, ठीक है। और यहाँ इसका नाम जो है वो है कोकस न्यूसीफेरा। देखो कोकस न्यूसीफेरा, आपको ये नाम कहाँ याद करना है? नारियल से तेल भी प्राप्त होता है। नारियल में जो सफेद भाग है, जिसको अपन गिरी कहते हैं या चिटकी भी कहते हैं, सफेद रंग की, वो उसका भ्रूणपोष होता है। क्या होता है उसका? भ्रूणपोष, ठीक है। और नारियल का पानी जो होता है वो भी भ्रूणपोष होता है। तो आप नारियल का तेल भी निकलता है। तो तेल वाला जो पॉइंट अपन ने पढ़ा था, खाने का तेल, नारियल का तेल खाने के रूप में भी काम में लेते हैं और मालिश के रूप में भी काम में लेते हैं, यानी कि लगाने के लिए भी। तो नारियल का तेल ये रहा। नारियल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किन्हीं 2 तेल उत्पादक पौधों के नाम लिखो, तो आप नारियल का भी नाम लिख सकते हो, कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। और जो उसके जो अंदर जो सफेद भाग है, जिसको अपन खाने में प्रयोग करते हैं, जो कि भ्रूणपोष है, उस भ्रूणपोष से ही क्या होता है? नारियल का तेल भी निकलता है, ठीक है। दूसरा पोर्शन जो है इस पॉइंट में इमारती वाले भाग में, वो है इमारती कास्ट, ठीक है। इमारत यानी कि इमारत, बिल्डिंग, जो इमारत घर बनाते हैं तो घर के अंदर जो लकड़ी काम में आती है, ठीक है। देखो जलाऊ लकड़ी अलग होती है। जलाऊ लकड़ी जो चूल्हे में अपन जलाते हैं, वो तो टहनियाँ शाखाएं होती हैं। जो पौधे का जो भाग कमजोर नहीं है वो होता है, जो कम मजबूत भाग होता है, वो मजबूत भाग अपन इमारती कास्ट के रूप में काम में लेते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले जो पाठ की अपन ने शुरुआत की थी, वहां ये लाइन आ चुकी है कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र और आवास, ठीक है। तो आवास के अंदर यहाँ अपन क्या करते हैं? इमारती काष्ठ का उपयोग करते हैं, आवास निर्माण में इसका उपयोग करता है। और वस्त्र रेशों से बनते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा आ गया कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं। पाठ के शुरुआत के अंदर पहले पेज पर दिया गया है, और मेरा जो इस पाठ का पहला वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, वहां पर भी पहला क्वेश्चन तो ये बन गया यहाँ से, ठीक है। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं: रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि एक हिंदी सिनेमा की फीचर फिल्म भी है, ठीक। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि कास्ट किसे कहते हैं? कास्ट, ठीक है, वुड या लकड़ी किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ इसमें लिखा है कि बहुवर्षीय ऐसे पौधे, कुछ पौधे एक वर्षीय होते हैं, जैसे फसल होती है, फसल सारी एक वर्षीय होती हैं, ठीक है। कुछ पौधे द्विवर्षीय होते हैं, जैसे गन्ना वगैरह है, वो द्विवर्षीय होते हैं। कुछ पौधे बहुवर्षीय, जिसकी उम्र बहुत लंबे समय तक, जो 10, 15, 20 साल, 50 साल, ठीक है, और भी काफी लंबे हो सकती है, तो वो बहुवर्षीय पादप है। तो बहुवर्षीय पादप और द्विबीजपत्री, देखो यहाँ पर द्वि है, द्वि माने कि जिसमें 2 बीज पत्र होते हैं, वो द्विबीजपत्री, ठीक है। बीज पत्र के आधार पर पौधे 2 प्रकार के हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, तो आपको द्विबीजपत्री याद रखना है। एवं अनावर्त बीजी, देखो ये अनावर्त बीजी नहीं है, यहाँ पर आवर्त बीजी है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसको आवर्त कर लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा यहाँ पर? आवर्त बीजी, ठीक है ना। आवर्त बीजी का मतलब है जिसका बीज चारों तरफ से घिरा होता है, आवरण से घिरा होता है, वो आवर्त बीजी होते हैं। तो मोस्टली जो कास्ट है, यानी कि वुड है, लकड़ी है, वो किससे प्राप्त होती है? बहुवर्षीय, द्विबीजपत्री, आवर्त बीजी वृक्षों में बनने वाली द्वितीयक जाइलम। अब देखो जाइलम और फ्लोएम दो चीजें होती हैं। पौधे का जो तना होता है, उस तने के बीचों बीच जो जड़ के अंदर जो पानी है, वो पानी ऊपर पहुंचता है, वो जाइलम से ऊपर पहुंचता है। और तने के अंदर जो बाहर का जो भाग है वो फ्लोएम होता है। पत्ते में जो भोजन बना है वो ऊपर से नीचे तक फ्लोएम के माध्यम से आता है। तो जाइलम का काम क्या होता है? जो जल है उस जल को ऊपर तक पहुंचाना। अब ये बीच का भाग जो जाइलम है, ये जाइलम 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम, ठीक है। तो जो कास्ट है वो द्वितीयक जाइलम से प्राप्त होती है, इसको द्विवी कर लीजिएगा, यहाँ द्विवी है, द्विवी यानी कि द्वितीयक जाइलम, क्लियर। तो क्वेश्चन आता है कि कास्ट किसे कहते हैं, तो आपको ये 4 नाम जरूर लिखने हैं। क्या क्या? बहुवर्षीय, द्विबीजपत्री, आवर्तबीजी पौधों में द्वितीयक जाइलम को ही कास्ट कहते हैं। और कास्ट, अब ऐसी कास्ट जिससे फर्नीचर बनते हैं, दरवाजे, खिड़कियां बनती हैं, उसे क्या कहते हैं? इमारती कास्ट, ठीक है। उसको इमारती कास्ट या टिम्बर कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम टिम्बर है, ठीक। अब देखो यहाँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 2 इमारती कास्ट वाले पौधों के नाम लिखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पौधा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पौधा है, जिसकी लकड़ी सबसे मजबूत मानी गई है, जिसको दीमक भी नहीं खा सकती है, ठीक है, काफी लंबे वर्षों तक ये लकड़ी चलती है, वो है सागवान का पौधा। यानी कि सबसे मजबूत जो इमारती कास्ट है वो सागवान की होती है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे महत्वपूर्ण इमारती कास्ट कौन से पौधे की है, तो वो सागवान की है, ठीक है। तो सागवान का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रिंडिस, ठीक है, टेक्टोना ग्रिंडिस। और सागवान के पेड़ जो है वो अपना जो जिला है बांसवाड़ा, उस बांसवाड़ा में एक तहसील है, एक ब्लॉक है जिसका नाम है सागवाड़ा।
तो वहाँ सागवान के बहुत सारे पेड़ हैं, तो इसलिए नाम पड़ गया सागवान के कारण सागवाड़ा। सागवान के पेड़ काफी लंबे ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं, देखा भी होगा आपने कई जगह। ठीक है। और इसकी लकड़ी बहुत इमारती मानी गई है। जो रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं, रेल की पटरियां जो हैं उनके अंदर इस प्रकार से जो पहले लकड़ी, आजकल तो लोहे की यूज करते हैं, लकड़ी की इस प्रकार से बने होते थे। ये सागवान के पेड़ की मुख्य रूप से होते थे, क्योंकि ये मजबूत होती है, ठीक है, खराब नहीं होती, इसको दीमक भी नष्ट नहीं कर सकती है। दूसरा पौधा जो है वो है साल। साल का नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। तीसरा जो पौधा है इमारती काष्ठ का वो है शीशम, जिसका नाम है डलबर्जिया शिशु। क्या नाम है? डलबर्जिया शिशु। शीशम का पौधा अपने राजस्थान में खूब सारी जगह पाया जाता है, ठीक है। और शीशम छायादार पेड़ है, इसकी छाया भी, इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। शीशम की लकड़ी जो फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, ठीक है, वो तो सब जानते हैं कि इसकी लकड़ी बहुत ही कीमती होती है। और रोहिड़ा, रोहिड़ा अपने राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोहिड़े के जो फूल होते हैं ना, उस फूल को, रोहिड़े के फूलों को राजस्थान के राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है बोर्ड परीक्षा में कि राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम लिखिए। तो आप सोचो कि फूल का नाम क्या लिखना है, तो आपको पौधे का नाम लिखना है रोहिड़ा। और रोहिड़ा जो है उसको अपने मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ जो क्षेत्र है, राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला। मेवाड़ जो है चित्तौड़, है ना, ये अपना उदयपुर, ये वाला भाग। मारवाड़ के अंदर मुख्य रूप से बाड़मेर है, ठीक है, अपने ये जैसलमेर है, जोधपुर है, वो मारवाड़ में शामिल है मुख्य रूप से, है ना। तो वहाँ की जो भाषा है वो मारवाड़ी भाषा अपन कहते हैं। जालौर भी आता है उसी के अंदर। तो ये मारवाड़, इसको मारवाड़ का सागवान कहा गया, यानी कि जिस प्रकार से सागवान का पेड़, ठीक है, प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से मारवाड़ के अंदर जो है वो रोहिड़े की लकड़ी बहुत ही उपयोगी मानी गई है। राजस्थान के सभी भागों में रोहिड़ा पाया जाता है, और इसके फूल जो है मार्च अप्रैल में बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, पीले रंग के और पिंक कलर के, ठीक है, गुलाबी कलर के फूल इसके आते हैं, बहुत ही अच्छे फूल आते हैं। और इसको मारवाड़ का सागवान, लकड़ी के कारण, इसको मजबूती के कारण मारवाड़ का सागवान भी कहा गया है। राज्य पुष्प भी है। नाम क्या? टेकोमेला अंडुलेटा। नाम याद रखना आपको, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, टेकोमेला अंडुलेटा। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से राज्य पुष्प है, वैसे ही राज्य वृक्ष भी है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है अपना? राष्ट्रीय पुष्प है कमल, ठीक है। और राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष, प्रत्येक राज्य के अलग अलग वृक्ष होते हैं, अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग पशु होते हैं, ठीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो है खेजड़ी। खेजड़ी जिसको जाटी भी कहते हैं या समी का वृक्ष भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिंदरेरिया। और इसके सारे भाग काम आते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं उसको लूम कहते हैं, जिसको बकरियां, भेड़ बकरियां खूब खाती हैं। इसके जो फल है उसको सांगरी कहते हैं, जिससे पंचकुटा के अंदर इसको काम में लेते हैं, सब्जी बनाने में काम में लेते हैं सांगरी को। इसके फूलों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन के रूप में काम में लेते हैं। जो औरतें जिनके संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, वो इनके जो इसके फूल है उसको मिंजर कहते हैं, ठीक है, मिंजर से उसको मिश्री के साथ यूज करके उसका प्रयोग करते हैं। तो और जब राजस्थान के अंदर छपनिया अकाल जब पड़ा था, तो उस समय लोगों ने इसके जो छाल है, इसके जो छाल, जिसको अपन मारवाड़ी में छोटा भी कहते हैं, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करके अपनी जान बचाई थी। और खेजड़ी, जो जोधपुर के अंदर एक गांव है खेजड़ली, वहाँ खूब खूब सारे खेजड़ी के पेड़ हैं। अमरता देवी बिश्नोई जो है, उन्होंने अपने बलिदान दिया था इसको बचाने के लिए, ठीक है, जो कि हमने पिछले एक पाठ के अंदर पढ़ा भी था। तो खेजड़ी का वृक्ष जो है वो भी राजस्थान के अंदर एक प्रमुख वृक्ष आता है। और अगला जो लास्ट इसमें वृक्ष है, पेड़ है, वो है देवदार, ठीक है, मारुति कास्ट के अंदर। देवदार का पेड़, जो उसका नाम क्या है? सीडस देवदारा। देवदारा से याद कर लीजिएगा, देवदार, ठीक है, देवदारा, सीडस देवदारा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में इमारती कास्ट और रेशे उत्पादक पौधों के बारे में पढ़ा, और उनके वैज्ञानिक नाम, और एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हमने यहाँ देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम जंतुओं के आर्थिक महत्व को समझेंगे, और जंतुओं के आर्थिक महत्व के अंदर भी हम जो मधुमक्खी पालन है, और साथ में ही अपन रेशम कीट पालन है, इन दोनों को एक साथ समझ लेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने रेशे उत्पादक और इमारती काष्ठ वाले जो पौधे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।